चलिए आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस लंबे और प्रेरणादायक सफर को समझते हैं जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। हम इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों पर नजर डालेंगे। तो देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरू करेंगे विद्रोह की पहली चिंगारी से, फिर देखेंगे कि संगठित राष्ट्रवाद कैसे पनपा, गांधी जी के बड़े जन आंदोलनों की बात करेंगे, क्रांति और कानून के समानांतर रास्तों को जानेंगे और आखिर में स्वतंत्रता और विभाजन तक पहुंचेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत असल में 1857 से नहीं, बल्कि उससे भी करीब 100 साल पहले होती है, जब भारत में ब्रिटिश राज की नींव पड़ रही थी और विरोध की पहली चिंगारियां उठने लगी थीं। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। 1757 में प्लासी के युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जमाए। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद तो उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया, यानी वो व्यापारी से शासक बन गए। और इसी बढ़ती ताकत और शोषण ने करीब 100 साल बाद 1857 के महाविद्रोह की जमीन तैयार कर दी। 1857 का विद्रोह, जिसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, एक बहुत बड़ा मोड़ था। हाँ, इसकी तात्कालिक वजह चर्बी वाले कारतूस थे, ये सब जानते हैं, लेकिन असली आग तो सालों से चल रहे आर्थिक शोषण, सामाजिक भेदभाव और राजा नवाबों से छीनी गई उनकी रियासतों के गहरे गुस्से में लगी थी। चलिए इस विद्रोह के कुछ महानायकों को याद करते हैं। इस महान विद्रोह की मशाल जलाई मंगल पांडे जैसे वीर सिपाही ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। वहीं आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का एक सांकेतिक चेहरा बने और तात्या टोपे ने अपनी छापामार युद्ध नीति से अंग्रेजों को खूब परेशान किया। ये नाम इस संघर्ष के प्रतीक बन गए। तो क्या ये विद्रोह नाकाम रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही इसे बेरहमी से दबा दिया गया, पर इसकी गूंज लंदन में बैठे ब्रिटिश हुक्मरानों तक पहुंची। उन्हें समझ आ गया कि एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे भारत जैसे विशाल देश पर राज नहीं किया जा सकता। नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी का शासन हो गया। 1857 के बाद लड़ाई का तरीका बदला। अब बंदूक की जगह कलम और मंच ने ले ली थी, और यहीं से भारत में संगठित राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। इसी दौर में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। साल 1885 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। सोचिए, पहली बार भारत के लोगों को अपनी बात एक साथ एक राष्ट्रीय मंच पर रखने का मौका मिला। लेकिन बहुत जल्द ही कांग्रेस के अंदर दो अलग अलग सोच पैदा हो गई। एक तरफ थे नरम दल के नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी, जो चिट्ठियों और कानूनी सुधारों से बदलाव चाहते थे, तो दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता यानी लाल बाल पाल की मशहूर तिकड़ी, जिनका कहना था कि हमें अधिकार नहीं, हमें स्वराज चाहिए, यानी अपना राज। और गरम दल की इसी भावना को बाल गंगाधर तिलक के इस एक नारे ने पूरे देश में फैला दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये करोड़ों भारतीयों की आकांक्षा बन गई। और फिर भारतीय राजनीति के मंच पर एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ जिसने स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नक्शा ही बदल दिया, महात्मा गांधी। उन्होंने इस लड़ाई को कुछ गिने चुने लोगों के दायरे से निकालकर गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा दिया। गांधी जी ने एक के बाद एक 3 बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाए, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। 1920 में असहयोग आंदोलन, मतलब सरकार से कोई सहयोग नहीं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें दांडी यात्रा करके नमक कानून तोड़ा गया। और आखिर में 1942 में भारत छोड़ो का नारा, जो अंग्रेजों के लिए अंतिम चेतावनी थी। इन सभी आंदोलनों की आत्मा था गांधी जी का सबसे शक्तिशाली हथियार, सत्याग्रह। इसका मतलब है सत्य के लिए आग्रह। ये सिर्फ बिना हिंसा के विरोध करना नहीं था, बल्कि अन्याय के सामने सच पर टिके रहने की एक नैतिक ताकत थी। इसी ताकत ने करोड़ों भारतीयों को एक साथ खड़ा कर दिया। अच्छा, जिस वक्त गांधी जी का अहिंसक आंदोलन पूरे देश में फैल रहा था, ठीक उसी समय आजादी के लिए 2 और रास्ते भी साथ साथ चल रहे थे। एक रास्ता था क्रांति का और दूसरा था कानूनी सुधारों का। एक तरफ भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारी थे, जिनका मानना था कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। वहीं दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस ने देश से बाहर जाकर आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी और हथियारबंद संघर्ष से भारत को आजाद कराने का बीड़ा उठाया।
दूसरी तरफ बढ़ते हुए दबाव को देखकर अंग्रेज सरकार भी कुछ कानूनी सुधार कर रही थी। इनमें सबसे जरूरी था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसने प्रांतों को थोड़ी बात आज़ादी तो दी, लेकिन असल कंट्रोल केंद्र में अपने ही पास रखा। ये एक्ट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज़ाद भारत के संविधान का एक बड़ा हिस्सा इसी से लिया गया है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर, जहां दशकों का संघर्ष आज़ादी की सुबह तो लाया, लेकिन अपने साथ बंटवारे का एक गहरा जख्म भी दे गया। देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने यह साफ कर दिया था कि अब अंग्रेज ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को वैसे ही कमजोर कर दिया था। बस इसी माहौल में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और 3 जून 1947 को उन्होंने भारत के बंटवारे की योजना दुनिया के सामने रख दी। और फिर वो दिन आया, 15 अगस्त 1947, भारत आज़ाद हो गया। लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। देश का बंटवारा, भारत और पाकिस्तान 2 देश बने, और इस बंटवारे ने मानव इतिहास के सबसे दर्दनाक पलायन को जन्म दिया। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके कंधों पर एक नए, बटे हुए और चुनौतियों से भरे देश को बनाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जो अक्सर परीक्षाओं में और चर्चाओं में पूछा जाता है। भारत की आज़ादी में ज्यादा निर्णायक क्या था, गांधी जी का अहिंसक सत्याग्रह या फिर क्रांतिकारियों का सशस्त्र संघर्ष? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।